न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच झारखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवघर के नावाडीह रेलवे फाटक के पास में आज एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई है। गोड्डा से आसनसोल जा रही ट्रेन जसीडीह से खुलने के बाद जैसे ही नावाडीह फाटक के पास पहुंची, ट्रेन का इंजन ट्रक से टकरा गया। और आपको बताते चलें, घटना की लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इंजन और ट्रक की टक्कर में दो बाइक चपेट में आ गई है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है बाइकें। रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेलवे लाइन को क्लियर किया है, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दरअसल वो जो दोनों बाइकें थी पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे से जुड़ रहे हैं। मनीष, आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ी दुर्घटना जो है घटना वो टली है। गोंडा से जो आसनसोल जा रही थी ट्रेन, वो जसीडीह से जैसे ही खुली, नावाडीह फाटक के पास जो है गेटवे फाटक का गेट खुला रहने की वजह से जो है वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और उसी दौरान ट्रेन भी अपनी रफ्तार में आ रही थी। ब्रेक सडन से मारा गया, जिसमें कि हल्की टक्कर हुई, जबकि ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगर वहां के गेटमैन की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से पहले से ही जो है वो गेट दिखाना चाहेंगे। मनीष, आपको रोकना चाहेंगे, उसके बाद फिर जुड़ेंगे आपसे। देखिए ये तस्वीर, ये कितना ये भयानक तस्वीर आप देखिए कि ट्रेन आती है और फाटक के पास में ही एक बड़ा ट्रक खड़ा होता है और ट्रेन टक्कर मारते हुए उसे आगे बढ़ती है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है ड्राइवर के द्वारा। बड़ी दुर्घटना होते होते टली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि देखिए घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन ये किस तरीके की लापरवाही है कि वहां पर फाटक खोला रखा गया, ट्रेन आने से पहले फाटक को बंद नहीं किया। देखिए यहाँ पर बाइकें भी क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही हैं और ठीक तरीके से फाटक बंद नहीं होने की वजह से ये जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी कि फाटक बंद नहीं किया गया था। क्या सूचना नहीं थी पहले से कि ये ट्रेन यहां से गुजरने वाली है? मनीष, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है मनीष। क्या सूचना नहीं मिली थी पहले ही कि ये ट्रेन गुजरने वाली है? फाटक क्यों बंद नहीं किया गया? जी देखिए, गेटमैन जो है वो पहले ही सूचना दे दिया था कि गेट जो है वो खराब है। सिग्नल भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो रेड था, लेकिन ड्राइवर के आप मान सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ड्राइवर की गलती की वजह से शायद उन्होंने जो है वो रेड सिग्नल को नहीं देखा और ट्रेन को अपने रफ्तार में लेके जा रहे थे। जबकि इसकी सूचना पूर्व में ही 9:20 में जब पहली लोकल पार हुई थी, उसके बाद से ही गेट खराब हो गया था और गेट की जानकारी जो है गेटमैन वरीय पदाधिकारी को जसीडीह में दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है दोनों सिग्नल, वहां के दो जो सिग्नल है, आउटर सिग्नल और इनर सिग्नल, दोनों जो है उसमें लाल बत्ती जल रही थी। बावजूद जो है कैसे ट्रेन रफ्तार में अपने आई, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और आपको बता दें कि ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई और सब कुछ सकुशल हो गया और फिर ट्रेन को रवाना किया गया। यानी कि मनीष, गलती यहाँ पर ड्राइवर की है। ड्राइवर को भी नोटिस भेजना चाहिए और ड्राइवर से भी पूछताछ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो है ड्राइवर से जरूर पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि सिग्नल भी रेड दिखाया जा रहा था और गेटमैन द्वारा जो बताया गया कि ये सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गई थी कि गेट जो है वो खराब हो गई है। इससे पूर्व में भी ठीक इसी तरह की एक घटना अभी से 12 से 13 महीने पहले ही यहाँ पर घटी थी। जो आप घटना अभी देख रहे हैं, सेम यही घटना उसी जगह पर इसी तरह से घटी थी, जहाँ पे एक ट्रेन जो है ट्रक को टक्कर मारी थी और वही घटना आज भी दोहराई गई। तो बड़ी लापरवाही उस रेलवे फाटक की जगह पर हम कह सकते हैं। और आपको बता दें कि उसी रास्ते से एम्स भी जाते हैं और बावजूद ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है वो काफी सालों से चल रहा है, अब तक उस ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरीके की रिपीट हुई है तो जरूरत है कार्रवाई की, जरूरत है जांच पड़ताल की। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने ये देखा है। यहाँ पर देवघर की तस्वीर है। हालांकि देखिए इस घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत धन्यवाद मनीष आपका। हाँ, कमजोरी है या क्या है हमको पता नहीं है। हाँ, ये हर बार यहाँ पर होता है, दूसरा बार हो गया, दूसरा हो चुका है। तो सोए थे, खटकर के एकदम से आवाज आए तो हमने सोचा एक्सीडेंट पीछे हुआ, तो देखा तो एक ट्रक पलटा हुआ पड़ा। हाँ, लेकिन सब सेफ है अभी, सब सेफ है, खाली 2 बाइक
लौटेंगे बिहार की खबरों में और इस वक्त एक बड़ी खबर सिवान से। पटाखा बनाने के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। धमाके में वो घर भी पूरी तरीके से तबाह होने की खबर है जहां पर यह पटाखा बनाया जा रहा था। ब्लास्ट का ये जो मामला है हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव का है। घर में ही पटाखा बनाया जा रहा था और इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसमें युवक मुर्तजा अंसारी की मौत की खबर है, जबकि घर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अब इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अब जांच की जा रही है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस था भी या फिर अवैध रूप से काम चल रहा था। अगर लाइसेंस दिया गया था तो लाइसेंस किसने दिया था और किन मानकों के आधार पर लाइसेंस दिया गया था। पुलिस हालांकि ये भी पता लगा रही है कि अगर पटाखा बनाने का लाइसेंस उनके पास नहीं था तो फिर पटाखा के नाम पर कुछ और खेल तो नहीं चल रहा था अंदर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पटाखा बम बनाने के दौरान ब्लास्ट जहां पर हुआ है वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, लोगों से भी पूछताछ कर रही है। उस घर में ब्लास्ट हुआ है, एक व्यक्ति की मौत की खबर है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या वहां पर लाइसेंस उनके पास था भी या फिर अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था या फिर किसी और साजिश वहां पर किसी और मंशा से बनाई जा रही थी, वो पटाखे बनाए जा रहे थे। अगर लाइसेंस था तो किस मानकों का, क्या वो मानक जिन मानकों पे पटाखे बनाए जाते हैं वो मानकों का ख्याल रखा गया या फिर नहीं। कहीं पटाखा की आड़ में कोई और खेल तो नहीं चल रहा था, ये जानने के लिए अब पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या अवैध रूप से वहां पर पटाखा बनाया जा रहा था, ये जानने की कोशिश में पुलिस जुट चुकी है। आखिर किसकी अनुमति से यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे, ये सवाल भी अभी अनसुलझा हुआ है। तो सिवान में ब्लास्ट पर अब तमाम जो सवाल हैं वो उठने लग गए हैं। क्या आसपास के लोगों को इसकी खबर थी कि उस घर में पटाखे बनाए जाते हैं? क्या पुलिस को पटाखा बनाने की जानकारी थी? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है इस घटना के बाद। अब बात करेंगे पटना की। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर, एस्टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। देखिए, बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की खबर मिल रही है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। गलत इस्तेमाल पर रिजल्ट देने का आरोप। अब आपको बताते चलें कि दरअसल बताया जा रहा है कि सिस्टम के गलत इस्तेमाल किया गया है और इतना ही नहीं, छात्रों ने बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सुधार नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात की जा रही है। देखिए, एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। हालांकि इस बार एस्टेट अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, ये मुद्दा उठाया है। बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन की खबर है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करके रिजल्ट दिया गया है, ये आरोप बच्चे लगा रहे हैं। अब देखिए, छात्रों ने बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है और सुधार नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सूखे नशे के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। जी हां, 50 लाख रुपए के स्मैक पुलिस ने बरामद किए हैं। 1 किलो 900 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। कृत्यानंद नगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल से मधेपुरा जा रहे थे ये तस्कर। एक ही गाड़ी से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। सूखे नशे को लेकर देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है प्रदेश में और अभी जो खबर है वो 50 लाख रुपए का स्मैक बरामद किया गया है। 1 किलो 900 ग्राम स्मैक बरामद किए गए हैं। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहुत बड़ी ये सफलता है पुलिस की। 50 लाख रुपए के स्मैक की बरामदगी। कृत्यानंद नगर थाना की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बंगाल से मधेपुरा जा रहे थे ये तस्कर। 1.9 किलोग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुआ है। इसमें 2 फोन जो है सीज किए गए हैं। साथ ही जिस गाड़ी से ये लोग ट्रैवल कर रहे थे उससे भी जो है स्मैक बरामद हुआ, उसको भी सीज किया गया है। तो इसमें काफी अच्छा टीम के द्वारा काम किया गया है। ये लोग बंगाल से ये खेत लेकर आ रहे थे और मधेपुरा में इन लोगों का बेचने का प्लान था। वहां पे भी कुछ व्यक्तियों के नाम हम लोगों के सामने आए। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है कि नए नए एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरीके से फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ में क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दी है और यही वजह है कि पुलिस अभी तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है और ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमारी से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अभी तक कोई एसआईटी के हाथ जो है कुछ भी नहीं लगा है। इसी बीच देखिए, एसआईटी ने एक और दावा किया है।
सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवा खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से मौत हुई है छात्रा की, उसका इस डिप्रेशन की दवाई से क्या लेना देना है, या फिर कह सकते हैं कि मौत आखिर क्यों हुई है, इस बात का खुलासा करने में अभी तक पुलिस प्रशासन सफल नहीं है। और देखिए, संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं जिसके जवाब मिलने अभी भी बाकी हैं और अब तक की जांच में एसआईटी ने इन एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया है और ना ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात भी सामने आई है। छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। एफआईआर कब हुई और कहां पर लीपापोती हुई है, इस सवाल का जवाब भी नहीं है। छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, इसका भी जवाब नहीं है। बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित किए गए कि नहीं, इसका भी जवाब नहीं है। डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट्स किस आधार पर बनी, इसका भी जवाब नहीं है। पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया, उसी रिपोर्ट को फाइनल क्यों पुलिस ने कर दिया, इसका भी जवाब पुलिस के पास नहीं है। पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे कर दिया पुलिस ने, इस बात का जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा, इस बात का जवाब देने के लिए भी पुलिस अभी तक, कह सकते हैं, पुलिस के पास जवाब नहीं है। क्या वो हॉस्टल छात्रा या फिर स्टाफ से जुड़े हुए थे जिन लोगों को छोड़ा गया है? मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई, इसका जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। क्या एसएचओ रोशनी कुमारी ने जांच को प्रभावित किया? ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहे हैं क्योंकि इसका जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। कोई ठोस सबूत भी पुलिस पेश नहीं कर रही है। अब देखिए, इसी मामले में पप्पू यादव का बड़ा आरोप है, नीट छात्रा की मौत मामला। और इस मामले को लेकर के देखिए, सांसद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। इस मामले में बिहार पुलिस किसे बचा रही है, ये सवाल पप्पू यादव भी कर रहे हैं। कोई नेता या उसका बेटा शामिल है, ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या कोई मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल है? नीट छात्रा की मौत का जो मामला है वो काफी तूल पर करता जा रहा है। पीड़ित को आखिर क्यों कलंकित कर रही है पुलिस? ये देखिए, पप्पू यादव का ये पोस्ट, नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र या फिर मंत्री पुत्र संलिप्त है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है? पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। और यह भी आखिर में उन्होंने लिखा है कि पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। ये पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं पोस्ट के जरिए। और पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने रसूखदारों को बचाने का आरोप लगा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार कभी भी किसी को न बचाती है न फंसाती है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जिस तरह से पहले दिन से ही इस पूरे मामले में बड़े बड़े पदाधिकारी लीपापोती करते हुए दिखे, थानेदार छोड़िए एसएसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। देखिए, इस तरह का आरोप जो है ना, बहुत ही निराधार है। हमारी सरकार कभी भी किसी ना अपराधी को बचाती है न कभी बचाई है। जो भी अपराधी है उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की यूएसपी भी रही है। कहीं ना कहीं अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और मामला को रफा दफा करने के लिए जिस तरह की कवायद की जा रही है, जिस तरह से जांच की दिशा को मोड़ा जा रहा है, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि बिहार में अगर अपराधी अपराध करेंगे तो वो सीधे ऊपर जाएंगे। मंत्री ने बताया है कि आज ही पटना में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और आपको बताते चलें कि जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। आपको बताते चलें, रामकृपाल यादव ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में अगर अपराधी अपराध करेंगे तो वो सीधे ऊपर जाएंगे। मंत्री ने ये बताया कि आज ही पटना में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से अपराध को कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं पटना में नीट छात्रा की मौत पर मंत्री ने कहा
कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जल्द ही मामले का खुलासा होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नियंत्रण में है, अपराधी को नियंत्रण में रखी है हमारी सरकार और पूरी मुस्तैदी के साथ शासन सरकार अपराधियों को देख रही है, नजर रखी हुई है। जो अपराध करेंगे वो ऊपर जाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला है। सिवान में समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। साथ ही 568 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जायजा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने सरकार की तरफ से किए जा रहे काम को गिनवाया भी और विपक्ष पर भी हमला बोला। सिवान में समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और कुल 71 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। सिवान को बड़ी सौगात दी गई। जीविका दीदियों से भी उन्होंने संवाद किया। 157 करोड़ की 40 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बिहार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप ही लोग दे दीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। अब जो दिया जा रहा है आपको बता ही दिए हैं कि अब उसको बिल्कुल नहीं, घरेलू और बड़े उपभोक्ताओं का बिजली हो गया है। अब उसी तरह से सब आप लोगों के घर में हम एक चीज सरकार की तरफ से आपको पैसा नहीं लगेगा, तो जैसे आपको लग रहा है सरकार की तरफ से मुफ्त में, और उसी तरह से आप लोगों से लेकर के आपके घर में राज्य सरकार की तरफ से इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे, तो उसका फायदा आपको को होगा। पहले से फायदा है, अब बाद में सोलर वाला ऊपर लगवा देंगे अभी लोग सबके घर में, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो बात ध्यान दीजिए, सारा का सारा काम किया। दरभंगा राजघराने की दिवंगत महारानी काम सुंदरी साहिबा को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा और समाज सेवा में ऐतिहासिक योगदान रहा है। पढ़ाई के समय राजघराने को जानने का मौका मिला था। कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। आज महामहिम आए थे, राज्यपाल जी आए थे दादी का श्रद्धांजलि देने के लिए, और उन्होंने बताया जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब उन्होंने महाराजा का कंट्रीब्यूशन वहाँ। गवर्नर साहब आए थे और वो इस परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जब वो छात्र में थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब उन्होंने देखा था कि राज दरभंगा का क्या योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ये पुराना उनका वो आए थे अपना यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए और उन्होंने याद किया जो राज दरभंगा का क्या योगदान। दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी काम सुंदरी साहिबा के श्राद्ध कर्म में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लोगों के खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खाना बनाने वाले रसोइयों को बाहर से बुलाया गया है जो शुद्धता के कई तरीके के व्यंजन बना रहे हैं। देखिए संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट। महाराज के अंतिम महारानी काम सुंदरी साहिबा का आज श्राद्ध कार्यक्रम है, और ये आज जो उनके श्राद्ध क्रम के बाद उनके कल्याणी निवास पर जो भोज भात की तैयारी की गई है, तो लगातार जो बताया गया है कम से कम 300 से ज्यादा जो हलवाई हैं वह कारीगर हैं उन्हें लगाया गया है इस काम के लिए, और लगातार दिन रात ये जो खाना बनाने का काम है। देख सकते हैं कि जो पनीर का आइटम है वो भी यहाँ बन रहा है, और जो शाम से यहाँ पर जो भोज है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ मिठाइयों का जो देख सकते हैं कि एक लंबा कतार लगा हुआ है, जहाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, खाजा, अनेक तरह की जो है बर्फी, अनेक तरह की जो है यहाँ पर आइटम आपको दिखाई पड़ेंगे। सभी चीजों को साफ सुथरा और पवित्रता के साथ इन सभी चीजों को बनाया जा रहा है। कल का जो एक अच्छा का भोज था उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे, और उन्होंने मतलब महारानी साहिबा का जो श्राद्ध भोज का जो प्रसाद के रूप में सभी लोगों ने उसका सेवन किया, और सभी ने मतलब बहुत सारे जो लोग आए थे
बहुत खुश थे और सब जान रहे थे और सबके अंदर जिज्ञासा थी राज परिवार के बारे में जानने का, दरभंगा के इतिहास को जानने का, उनके योगदानों को जानने का। सब मिथिला की परंपरा के झलक के अनुसार हो रहा है। ये जो द्वादशा कर्म, आज द्वादशा कर्म है उनका मिथिला में, आज मतलब आज उनके श्राद्ध का द्वादशा है और इसमें जितने भी प्रकार बनते हैं मिथिला के भोजन के सारे भोजन बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये जो तैयारी है और जो दरभंगा महाराज का वैभव है वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है। जो सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो अपनत्व का भावना है वो लेकर आ रहे हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां दानापुर में मंदिर में पुजारी मनोज साह की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने के बाद मामले में सजा का ऐलान करने की बात कही है। कोर्ट मामले में 2 फरवरी को फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर 2023 को पुजारी मनोज साह की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में अब कोर्ट अगली सुनवाई करने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे हो गए हैं और आज ही के दिन 2024 में मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस मौके पर आज एक बार फिर लोगों में उत्साह है। कहीं यहाँ पर देखिए भजन कीर्तन चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को यहाँ पर पटना स्थित आवास पर भी विशेष अष्टयाम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी सहित कई बड़े नेता पहुंचे और आरती में शामिल हुए। सभी नेताओं ने इस दिन को सनातन संस्कृति के लिए काफी ऐतिहासिक बताया है। 2 साल हुए हैं और उसको लेकर कई जगह बहुत लोगों का सपना था कि राम मंदिर का निर्माण हो, और जब अदालत का निर्णय आया और सब आम सहमति बनी तो मंदिर का निर्माण हो गया। तो उस पर बहुत खुशी है लोगों में और उसको जश्न के तौर पे लोग मनाते हैं। निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक ऊर्जा हर माँ भारती के संतानों के मन को पवित्र ही नहीं करेगा, 21वीं सदी के भारत, विकसित भारत में भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा। बहुत ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के सनातन संस्कृति को मानने वालों के लिए, पूरे विश्व में जो सनातन संस्कृति है उनको मानने वाले के लिए, वर्षों सैकड़ों साल तक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने